वो सिर्फ बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है और झाड़ू पोछा करता है, या कभी कभार हमें खाना खिलाता है। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिरोज मलिक ने जोरों से हंसते हुए कहा, ओ तो ये लड़की अब घर जमाई से मुझे डराना चाह रही है। वाह वाह लड़की, वैसे तुझसे समझदार तो तेरी माँ है। कम से कम उसे पता तो है कि लोगों के बीच में भेदभाव कैसे किया जा सके, वरना तूने तो अपने घर जमाई बने हुए पति को ऐसे सर पर बिठा रखा है जैसे वो कोई तोप हो। कहाँ है तेरा पति? बुला। अगर अभी तेरी आंखों के सामने मैंने उससे घुटने ना टिकवाए तो मेरा नाम बदल दियो। बीते दिनों में जिस तरह से अवनी का साथ गौतम ने दिया था, उससे अवनी को एक बात तो पता चल चुकी थी कि गौतम अपने इरादों का पक्का है और अगर वो कुछ ठान लेता है तो जरूर करता है। उसे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता था कि वो उसके लिए तो कुछ भी कर गुजरेगा। उसने मन ही मन कहा, गौतम मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ देर पहले उसने माँ की इतनी गालियां और मार सिर्फ मेरे लिए सही। उसकी आंखों से खून निकला लेकिन उसने उफ तक नहीं की। मैं जानती हूँ गौतम मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगा और इन जैसे टुच्चे गुंडों की अकल को ठिकाने तो यूं लगा देगा। अवनी को यूं अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर फिरोज मलिक ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, किन ख्यालों में खो गई लड़की? कहीं अपने पति को मरता हुआ तो इमेजिन नहीं कर रही थी? ऐसे बोलकर फिरोज मलिक जोरों से हंसने लगा। तभी अवनी ने उसे एक करारा जवाब दिया जिससे उसकी बोलती बंद हो गई। अवनी ने उसे सीधे शब्दों में कहा, हाँ, मौत तो मैं जरूर इमेजिन कर रही थी, लेकिन अपने पति गौतम की नहीं बल्कि तेरी। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने अपने पति को एक बार भी तेरे बारे में कहा कि तूने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तब जो वो तेरा हाल करेगा उसके बाद तू जीते जी भी मर जाएगा। वो तेरी हालत ऐसी कर देगा कि तू न तो जीने लायक बचेगा और न मरने लायक। अवनी के जवाब से फिरोज मलिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, उठाओ इस लड़की को और अब हम इसको इस फ्लोर से नहीं बल्कि छत से फेंकेंगे। वो लोग अवनी को पकड़कर ऊपर ले जा ही रहे थे कि तभी गीता ने फिरोज मलिक का पांव पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना साहब, ये लड़की पागल है, इसकी बातों में मत आइए। वो नाकारा आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे तो आप उसे ले जाइए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। आखिर उसने ऐसा क्या ही किया है? वो तो अपने बाप की तबीयत का इलाज कराने आई थी ना। आखिर आपकी इसके साथ क्या दुश्मनी है? अरे अगर कुछ कहना ही है तो इसे कहो ना, इस रूपेश को कहो। हम पर क्यों चढ़ रहे हो? इसी ने तो VIP कार्ड लिया है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसने कहा कि ये और इसका बाप बहुत पहुंची हुई चीज है और इसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपका VIP कार्ड निकलवा लिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। रूपेश कोने में खड़ा होकर सारा हंगामा देख रहा था और अपना नाम दोबारा इस मुद्दे में घसीटे जाने के बाद वो गीता पर चिल्ला पड़ा, ओ बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? बार बार मेरा नाम क्यों ले रही है? तुझे समझ नहीं आता? मेरा ना तुझसे और ना तेरी लड़की से और ना ही तेरे खानदान से कोई लेना देना है। ये सब तुम्हारा पारिवारिक मामला है। मुझे तो तुमने आते जाते घसीट लिया और अब मुझ जैसे मजबूर इंसान को इन लोगों की भूख का निशाना बना रही हो। अरे लानत है तुम लोगों पर। ऐसा कहकर रूपेश पीछे मुड़कर खड़ा ही हुआ था कि तभी फिरोज मलिक ने अपनी गन से इशारा करते हुए उसे रिसेप्शन की ओर जाने के लिए कहा। असल में वहां के इलाके में एक मान्यता थी कि जो भी उस जगह पर नया आता है उसे फिरोज मलिक के यहाँ हाजिरी देने जाना चाहिए, क्योंकि फिरोज मलिक का उस इलाके में इतना दबदबा था कि उसकी नजरों से कोई भी इंसान बचकर नहीं रह सकता था। ऊपर वाले फ्लोर पर गौतम ने डॉक्टर परीक्षित कुमार से कहा, ओह माय गॉड डॉक्टर परीक्षित, वी हैव मेड अ मिस्टेक। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाइयों में ये केमिकल मिला हुआ था? इसके साथ तो मेरी गोली रिएक्ट कर जाती है और डैडी जी को इससे प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने गौतम को शांत होने के लिए कहा, कोई बात नहीं गौतम, अभी मैटर हमारे हाथ से निकला नहीं है, तुम रुको, मैं अभी उनकी गोली निकलवा देता हूं और ये कुछ ही मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम इन्हें तुम्हारी बनाई हुई गोली दे सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।